अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं कलाम अमन में। और कलाम बहुत अमन की शुक्रिया। ये सीरीज़ है अमन कहानी, जिसके जनाब। सेशन 2 में आज आप और हम दोनों शामिल हो रहे हैं अपनी गुफ्तगू के साथ, आपके ख़यालात सुनने के लिए। मैं बहुत अच्छा। यहाँ ये बताता चलूँ कि कलाम अमन पॉडकास्ट एक सीरीज़ है रक़्स अमन की। रक़्स अमन के ज़रिए बात हो रही है कल्चर, अदब और रूहानियत के ज़रिए अमन, मोहब्बत और आशिकी तक पहुँचने की। तो ये बुनियादी तौर पे एक कोशिश है इस माशरे में अमन, मोहब्बत और आशिकी को रिक्लेम करने के लिए। और इसकी इस सीरीज़ का ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और बहुत आज हम शुक्रिया। आपके ख़यालात से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे मौसीकी बराए अमन, मौसीकी अमन के लिए, मौसीकियत अमन के लिए कितनी ज़रूरी है, ये हमारे मौज़ूआत रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि बहुत से हमारे देखने सुनने वाले लोग आपसे वाकिफ़ हैं। आप एक बहुत आला पाए के म्यूज़िशियन हैं। आप पाकिस्तान के चंद माया नाज़ सितार नवाज़ों में से एक हैं। लेकिन आपकी शख्सियत का जो स्कॉलरली पहलू है और जिस तरह से स्कॉलरली मौज़ूआत पे आपकी निगाह है और आपका काम है, उससे बहुत कम लोगों को आगाही है। तो सबसे पहले तो हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि मौसीकियत के साथ-साथ तफक्कुर, इन दोनों को आपने अपने वजूद में यकजा कैसे किया? पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी मोहब्बत और इनायत कि आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे मुझे हमेशा याद रखते हैं और आपकी वसातत से आज मैं ये रक़्स अमन, जो इस बैठक का नाम है, यहाँ पे अपने नज़रियात अपने दोस्तों के सामने, अहबाब के सामने रख सकूँगा। आपका जो पहला सवाल है, उसपे मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा की जितने भी असनाफ़ हैं, उनमें सबसे जो फ़ाइन सब्जेक्ट है, वो म्यूज़िक हमारे पास आता है। म्यूज़िक या पोएट्री उसमें आ जाते हैं। मुसव्विर भी, ख़त्ताती भी। लेकिन मौसीकी का जो लफ़्ज़ी मतलब असातिज़ा ने लिया है, वो ये है कि हवा पे गिरा बाँधना या हवा में हुँ, गिरा बाँधना। ठीक। तो एक म्यूज़िशियन जो है, एक मौसीकार जो है, वो हर वक़्त इतना नफ़ीस रह के सोच रहा होता है और हुँ, उसका पूरा दिन जो है वो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में हुँ, सोचते हुए गुज़रता है। और हुँ, यही वजह है कि जो उसके वजूद को सोचने पे, उसके तफ़क्कुर को हमेशा परवान देता हुँ, है, उसको हुँ, परवाज़ की एक कैफ़ियत में रखता है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये चूँकि मैं सितार बजाता हूँ, सूफ़िया की इसके ऊपर बड़ी नज़र है और उनका फ़ैज़ है इस साज़ में। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा फ़ैज़ है इस साज़ में। तो हुँ, शायद वो सितार की वजह से गुफ्तगू में कहीं शख्सियत में कुछ ऐसी जोहत पैदा होने लग गई कि आपको ये लगा कि मैं कहीं स्कॉलर हूँ। तो ऐसा नहीं है, स्कॉलर जो है वो एक बहुत बड़ा रुतबा है और बड़ा मकाम होता है। हुँ, मैं शायद खुद को भी मौसीक़ार भी नहीं समझता, क्योंकि हुँ, ये काम तो ऐसा है कि इसमें ज़िंदगी वक़्फ़ कर देनी होती है। हुँ, और जब आप एक ज़िंदगी वक़्फ़ कर देते हैं तो उस वक़्त आपको समझ आती है कि अच्छा, अभी मैंने इस मंज़िल की तरफ अपने कदम उठाए हैं, अभी मेरा सफ़र शुरू हुआ है। हुँ। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। इसे बहरहाल हम आपकी कसर-नफ़सी गिरदानते हुए आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा खान साहब कि मौसीकियत इंसानी रूह के साथ एक उसका ख़ास ताल्लुक है। तरन्नुम हर कान को भाता है, हर रूह को कहीं न कहीं जाके टच ज़रूर करता है। हमारे माशरे में इस तरन्नुम और इस मौसीकियत के साथ रिश्ता जोड़ने की बजाय रिश्ता तोड़ने की तरफ कोई ज़्यादा ही जदोजहद नहीं हो रही है आजकल? मैं इस सवाल को 2 एस्पेक्ट्स में देख रहा हूँ। पहला, इसका जो ज़ाविया बन रहा है वो ये है, म्यूज़िक एक यूनिवर्सल चीज़ है। हुँ, कहा जाता है मौसीकी जो है वो म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। हुँ, दुनिया भर में सफ़र करने का मौका मिला, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया, पाकिस्तानी यूथ को रिप्रेज़ेंट किया। हुँ, तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में था, जब मैंने सितार पे राग भैरवी, दरबारी या मालकौंस बजाया, तो मुझे उस खित्ते का जो म्यूज़िशियन था, हुँ, उसको मुझे समझाने में बिल्कुल भी वक़्त नहीं लगा। उसने अपना हुँ, साथ उठाया और उसने मेरे साथ फ्यूज़न करना शुरू कर दिया।
सो कुछ चीज़ें जो यूनिवर्स जो हमारी कायनात में हुँ, यूनिवर्सल हैं, उसमें मौसीकी एक है। सो इसका इसका मतलब ये हुआ कि हुँ, इंसान चाहे किसी भी खित्ते का हो, अगर वो मौसीकी की तरफ आएगा तो उसमें हम-आहंगी पैदा होना शुरू हो जाएगी। वो एक-दूसरे को समझने लग जाएँगे। हुँ, किसी ने क्या खूबसूरत बात की थी कि जहाँ अल्फ़ाज़ रह जाते हैं, जहाँ पे अल्फ़ाज़ नहीं मिलते, वहाँ पे सुरों का सहारा लेना चाहिए, वहाँ पे मौसीकी का सहारा लेना चाहिए। हुँ, सो हुँ, एक तो बात ये होगी कि म्यूज़िक जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। दूसरी बात ये कि हमारे मुआशरे में इसके ऊपर क्या कदगन लगाई गई और क्या इसको किन मुश्किलात का सामना रहा मौसीकी को। उसमें एक सबसे पहले जो चीज़ आती है वो मज़हबी जो है सिनेरियो वो सामने आता है कि हुँ, ज़बां ज़द-ए-आम और सरेआम ये कह दिया गया कि मौसीकी जो है वो हराम है। ये सोचे हुँ, समझे बगैर कि वो किस किस्म की मौसीकी है, वो क्या मौसीकी है जो हराम है। और ये बिल्कुल इस चीज़ की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी गई कि जो चीज़ आपको रूह से कनेक्ट कर रही है हुँ, और आपको एक इबादत का लेवल, आपको इबादत का मकाम दे रही है, वो कैसे हुँ, हराम हो सकती है। हुँ, तो सबसे पहले तो ये कि इसके ऊपर जो लिटरेचर था, वो बहुत कम हुँ, अवामुन्नास तक आया और हुँ, फिर मुआशरे में वो जो चंद अनासिर ऐसे होते हैं, जिन्होंने हुँ, हमेशा हर चीज़ को बड़ी सख्ती से उनके उनके पैरामीटर्स में सिर्फ़ सख्ती होती है। उन्होंने मौसीकी को मौसीकी की तरफ ना आने के लिए मुआशरे में बड़ा काम किया और जो मौसीकी के हक़ में काम करने वाले लोग थे, वो बहुत कम थे। फिर मौजूदा सदी में सूफ़ीज़्म जो था, उसके ऊपर काम रुका। लोगों ने सूफ़ीज़्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थीं, उनको ये कह के छोड़ना शुरू कर दिया कि ये उस वक़्त की ज़रूरियात थीं, ये अब की ज़रूरियात नहीं हैं। तो मैं इन इन तमाम नज़रियात को, इन तमाम ज़ावियों को जब देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मौसीकी पे काम ना होना जो था, वो एक बुनियादी नुक्ता था, जिसकी वजह से सोसाइटी ने ये समझ लिया कि मौसीकी हराम है और उस वजह से आज लोग अपने बच्चों को अब तो ख़ैर काफ़ी फ़र्क पड़ा है सोसाइटी में, बहुत सी चीज़ें पॉज़िटिव पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन अभी अगर मुआशरे में अ, ए एक एक उस शख्स को देखा जाए जिसकी रसाई बाकायदा इल्म तक नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कभी मौसीकी नहीं सिखाएगा, कभी उनको पेंटिंग की तरफ नहीं लेके जाएगा, कभी वो नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे रक़्स की तरफ आएँ हुँ, और कभी वो ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे उसकी औलाद, उसके उसके इर्द-गिर्द में जो यूथ है, वो सवाल उठा सके, वो उन मुफ़क्किराना पहलुओं को अपनी अपने दिमाग में जगह दे या अपनी सोच में लाए, जिनके ऊपर उसको पहले से उसके ऊपर उसकी रिज़र्वेशंस होंगी। हुँ, सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने मौसीकी की तरफ मुआशरे को आने से रोका। हुँ, लेकिन चूँकि सच को कभी भी आँच नहीं होती और हुँ, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो फाइन आर्ट्स का भी यही है कि आप जितना मर्ज़ी आप रक़्स को बुरा कहें, लेकिन जब कभी आप ढोल की थाप पे 2 पाँव ज़मीन पे मारेंगे, तो हुँ। धूल उठने से पहले ही आपका दिमाग जो है वज़्द के नशे में आया हुआ होगा हाँ, और आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इससे मुकम्मल इत्तेफ़ाक करता हूँ ख़ान साहब। अभी भी कहीं किसी लम्हे मौला अली की शान बयान हो रही हो और कव्वाली की सूरत में हो रही हो, मनक़बत की सूरत में हो रही हो और अगर उसके साथ में मज़ामीर, ये ढोल मौजूद है या नकारा मौजूद है, तो मैं अपने आप को नहीं सँभाल सकता। मैं तो अपना मुर्शिद मनाने के लिए कूद पड़ता हूँ मैदान में और मैं धमाल डालता हूँ। जी। और मुझे हाँ, मुझे लगता है कि ये वो एक ऐसा अमल है कि जो मेरी रूह को एक एक्सप्रेशन देता है। मुझे अपनी आजिज़ी, अपनी बंदगी, अपनी गुलामी पेश करने का मेरी मेरी गुलामी पेश करने का मेरे मालिक के सामने एक अंदाज़ है ये। मेरे लिए तो ये वाह! ऐसे ही है। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की, शिद्दत पसंदी तो हमारे माशरे में आ रही है, आ चुकी है। हमने उसका उस शिद्दत पसंदी के जबर को अपनी अपने सीनों पे ना सिर्फ़ सहा है बल्कि अपने काँधों पे 1 लाख के करीब लाशें उठाए हैं, जनाज़े उठाए हैं। हुँ, हुँ, आप हुँ, मौसीकी से जुड़े हुए हैं और बहुत मैं मुबालगा नहीं कर रहा तो आप तो नस्लों से जुड़े हुए हैं। जी, अ, जी, तानसेन की आप औलाद में से हैं जी, और आपकी निस्बत जो है वो
वो भी हज़रत अमीर खुसरो से है, तो आप नस्बी निस्बती दोनों जानिब से, नस्लों से मौसीकी से जुड़े। जी, मौसीकी एक ख़ास हिलम पैदा करती है। एक जी, एक एक आपकी आपके वजूद में एक नरमी, एक नज़ाकत, एक हिलम, और ये अंदर की मिट्टी को बड़ा नम करते हुए, बड़ा जी, गुदगुदा-सा, बड़ा नरम-सा कर देती है। और शायद बिल्कुल ऐसा है। ये मौसीकियत ही होती है जो अंदर के शिद्दत पसंद को कुचल के रख देती है। बिल्कुल ऐसा है। असल में सारे झगड़े हैं अना के। हुँ, सूफिया के यहाँ आपने वो जो बात जहाँ से शुरू की कि जब ढोल की थाप पे आप खुद पे काबू नहीं रख पाते, हुँ, आप चूँकि एक दरगाही सिलसिले से हैं और खानकाही निज़ाम को चला रहे हैं वहाँ पे और आप उन चंद लोगों में से हैं जो इन रिवायत की पासदारी कर रहे हैं, तो शायद आप इसलिए भी नहीं काबू रख पाते। हुँ, और अगर हम बरे-सगीर से, अगर हम पाकिस्तान से ख़ुसूसी तौर हुँ, पे देखें, अगर हम अपने मुल्क में ये खानकाही निज़ाम जो है, इसको कुछ लम्हात के लिए हम सोचें कि ये नहीं है, हुँ, तो हमारे पास ना तो फ्री फूड वाला सिस्टम रहता है, हुँ, ना किसी दूसरे के गम सुनने की अहलियत रहती है, ना हुँ, हम किसी दूसरे की बात सुन सकते हैं। हम हुँ, बेजा तनकीद वाले मामलात में पड़ जाते हैं, हम हुँ, दूसरे का ख़्याल नहीं कर सकते और हमारा हुँ, अंदर जो है वो एक इतना सख्त इंसान की हुँ, तस्वीर बन चुका होता है कि हम फिर ढोल की थाप पे ना रक़्स कर सकते हैं, ना हम मौसीकी सुन सकते हैं। मैं अपने बड़ी करीबी दोस्तों से अक्सर ये बात कहता हूँ कि जिन कौमों में फाइन आर्ट्स पे पाबंदी लगा दी जाती है, हुँ, उन कौमों के पास सिवाय शिद्दत पसंदी के और तअस्सुब के और कुछ नहीं बचता। हुँ, और इसको हम एक दूसरे ज़ाविये से इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करने का इरादा किया जाए, तो वहाँ पे फाइन आर्ट्स पे पाबंदी लगा दी जाए। लोग, अवाम, कौम खुद ब खुद जो है वो एक तअस्सुब में घिर जाएगी और हुँ, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। हुँ, सो ऐसे ही। ये बहुत एक ज़रूरी नुक्ता मैं इसे समझता हूँ हुँ, मुआशरे की तरबियत के लिए और अमन की तरवीज के लिए कि अगर आप किसी खित्ते में अमन को फैलाना चाहें, हुँ, तो आप वहाँ पे पहले फ़ाइन आर्ट्स की तालीम जो है उसकी तरवीज करें। आप हुँ, वहाँ पे बाकायदा लोगों को मौसीकी की तरफ आने दीजिए। रक़्स करने में कोई बुराई नहीं है। हुँ, कोई साज़ बजाने में कोई बुराई नहीं है। हुँ, अगर आप ब्रश पकड़ के कैनवस पे कुछ रंग खींच रहे हैं, तो आप उस ख़त में, उस हुँ, मुस्तकीम की वो जो लाइन है, उसमें खुद को जाने दीजिए। हुँ, इसमें इसमें कोई बुराई नहीं है। हुँ, तो जब मुआशरा इन सब चीज़ों को समझने लग जाएगा, तो ऑटोमैटिकली वो जो एक अना का जो बुत है, वो हुँ, टूटने लगेगा। लोग एक-दूसरे के करीब होने लगेंगे। उनमें उनमें एक-दूसरे की बात सुनने की सलाहियत पैदा होने लगेगी और फिर अमन के ऊपर काम शुरू होगा और फिर अमन की तरोीज होगी और फिर मुआशरे में अमन कायम होगा। हुँ, लोग ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले जो बेसिक्स हैं मुआशरे में, इनकी तरोीज करने के बजाय वो डायरेक्ट अमन की तरोीज कर रहे होते हैं कि जिसका फिर जो नतीजा है वो ये अख़ज़ होता है कि ना अमन फैलता है वहाँ पे और ना किसी की बात सुनी जाती है। ऐसे ही, ऐसे ही। और मेरा ख़्याल है ख़ान साहब, ये जो मौसीकी है, ये तो फ़नून लतीफ़ा में सबसे लाउडर वे है आपके एक्सप्रेशन को लोगों तक पहुँचाने का, या आप जब आप अपना वजूद या अपनी सोच, अपने नज़रिए को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू आर्ट्स, तो उसमें मौसीकी तो सबसे वाइब्रेंट मीडियम है, क्योंकि ये बड़े आराम से पेंटिंग की बजाय, खताती की बजाय, मौसीकी तो बहुत बड़ा इसका एक डोमेन बन जाती है, और इसकी एक्सेस लोगों की एक्सेस इस तक, और इसकी रीच लोगों तक बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत हाई मैग्नीट्यूड पे मौसीकी परफॉर्म करती है इन मामलात में। जी, पीर साहब बिल्कुल, शायद यही वजह है कि बुज़ुर्गान ने, सूफ़िया ने इस खित्ते में मौसीकी और हुँ, शायरी का सहारा लिया। हुँ, और आप देख लें, इसका हवाला ये है कि आपको कोई शायरी कितनी देर याद रह सकती है? हुँ, आपने अगर कोई 1 साल पहले कोई ग़ज़ल पढ़ी होगी, कोई शेर पढ़ा होगा, वक़्ती तौर पे आपके दिल को छू भी गया होगा, लेकिन आपको याद हुँ, नहीं होगा। लेकिन हुँ, आज आज अगर कहीं पे धुन बजती है, हुँ, इंस्ट्रूमेंटल बज रहा हो, तो आप फ़ौरन पहचान जाएँगे, अच्छा यार ये वो है, छेती मोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईयां, नहीं, तेरे इश्क ने बिल्कुल, चाया कर थैया थैया थैया। हाँ,
सूफिया ने बाकायदा तौर पे शायरी का और मौसीकी का सहारा लिया कि हुँ, मौसीकी और शायरी की समत में जो पैगाम चलेगा, वो सदियों ज़िंदा रहेगा। हुँ, वो कभी भी मुआशरे से फेड आउट नहीं हो सकता। हुँ, तो यही वजह है कि बाबा बुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह ने शायरी को मीडियम बनाया। हुँ, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने मौसीकी को मीडियम बनाया। शाह हुँ, हुसैन ने काफ़ी के अंदर बात लोगों को समझाई। उन्होंने मुआशरे की तरबियत की, तो उन्होंने काफ़ियों में शायरी का सहारा लिया। अल्फ़ाज़ के ज़रिए उन्होंने लोगों की तरबियत की। उन्होंने कभी भी ये जो ज़ाविया था, हुँ। आई थिंक इंटरनेट का मसला है। जी, अब हम ठीक हैं, फ्रेम ठीक है। जी। जी, फ़रमाइएगा। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि सूफिया ने बाकायदा हुँ, तौर पे शायरी और मौसीकी का सहारा लिया उन्होंने, हुँ। और यही वजह थी कि आज तक उनके जो पैगामात थे मुआशरे के लिए वो ज़िंदा हैं, और वो सूफिया भी ज़िंदा है। बिल्कुल ऐसा है और अच्छा ये एक जो ताल्लुक है ना सूफ़ी मीडियम का, सूफ़ी फ़ॉर्म ऑफ म्यूज़िक का, ये बड़ा एक मज़ेदार इस पे पिछले दिनों एक तजर्बा हुआ। कल ही बल्कि आप और मैं इस पे बात भी कर रहे थे कि वो एक किसी ड्रामा सीरीज़ का एक सॉन्ग था, बता कफ़ारा हुँ, और फिर उससे जब कव्वाली के अंदाज़ में परफ़ॉर्म किया गया, तो उसने एक अलग ही इम्पैक्ट जनरेट किया। ऐसे ऐसे। और जी, वो जी। कव्वाली जो है ना वो आपको झूमने पे मजबूर कर देती है। वो ऐसे ही है फ़ॉर्मेट जो बेशक। है, वो कितना पावरफुल हो जाता है, वो जी, शायद उस जो एक नॉर्मल फ़ॉर्मेट था उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और ऐसे ही, अपना एक इम्पैक्ट वो क्रिएट करता है। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा खान साहब आज आप मुझे थोड़े-से मुज़तरब भी लग रहे हैं, थोड़े-से परेशान भी लग रहे हैं और उसका आपने इज़हार अपने अकाउंट से किया भी और वो चीज़ सबको हमें बहुत अंदर तक छू गई। जिसमें आपने रशिया के एक फ़नकार का ज़िक्र किया और उस जी, वाक़ये का ज़िक्र किया और फिर उसके बाद आप मेहदी हसन ख़ान साहब की कब्र की आपने फ़ुटेज भी शेयर की और उसके इर्द-गिर्द जो वो था, वो काबिल अफ़सोस तो है और मुझे मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब रियासत ये जानती है, इस बात का इदराक रखती है कि फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए ही आप माशरे में शिद्दत पसंदी से लड़ सकते हैं, तो फिर हम जो हीरो हमारे यहाँ गलती से पैदा हो गए अब हम उन्हें हीरो तस्लीम करने पे आमादा क्यों नहीं हैं? और ये जो गैर ज़िम्मेदाराना रवैये हैं, ये काउंटर इफ़ेक्ट होंगे, ये तो तरवीज की बजाय ये लोगों को दिलबर्दाश्ता करेंगे। आप जैसा फ़नकार, आप जैसा विज़नरी आदमी, वो आज मुझे दिलबर्दाश्ता लगा उस रवैये के बाद, मुज़तरिब लगा उस रवैये के बाद। जी। मैं फिर सब इसके ऊपर बिल्कुल आज सुबह मेरे मेरे पास वो वीडियो आई, और बड़ी दिल बर्दाश्त होके मैंने वो तहरीर लिखी, अपने हुँ, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उसको शेयर भी किया। और मेरी ख्वाहिश है कि शायद काश काश कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग उसको देख लें, और फिर वो खान साहब का जो मकबरा है, वहाँ पे कोई फूल खिला दे जाके, कोई घास लगा दे वहाँ पे, कोई दरख्त लगा दिए जाएँ, कोई वहाँ पे चरागाह कर दिया जाए। हुँ, मैं मतलब इस बात पे मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं। हुँ, बल्कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से जब मैंने ये पोस्ट शेयर की, तो वहाँ सब लोगों के जो कमेंट्स आए और जो लोगों का जो नैरेटिव इस पे आया, वो ये था कि उनकी औलाद कहाँ है? उनकी औलाद इसकी देखभाल क्यों नहीं कर रही? तो हुँ, मैं ये समझता हूँ कि जो कौम के हीरोज़ होते हैं, वो हुँ, उनकी औलाद पूरी कौम होती है। हुँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार मुबारक की देखभाल उनकी औलाद नहीं करती। हुँ, जनाब इकबाल के मज़ार की देखभाल उनकी औलाद नहीं करती, गवर्नमेंट करती है, स्टेट की हुँ, पॉलिसीज़ होती हैं, हुँ, स्टेट की हुँ, ज़िम्मेदारी होती है, मुआशरे की ज़िम्मेदारी होती है। और हुँ, वो जो बात थी, मेरे दोस्त ने मुझे कही कि मुआशरा फ़नकार को पालता है, तो वक़्ती तौर पे हुँ, मुझे वाक़ई वो बात बहुत बुरी लगी। लेकिन आज हुँ, मेरा ज़हन सुबह से वहीं पे है कि ठीक है भई, ये सोसाइटी ही है जो ये मुआशरा ही है जो फ़नकार को इज़्ज़त देगा या उसको हुँ, बेइज़्ज़ती से हमकिनार कर देगा। तो ये जो पूरा पहलू आज जो हमारे सामने आया है, ये हुँ, बेसिकली मुआशरे में कहीं छुपी हुई चीज़ें हैं जो ट्रिगर नहीं हो पाती, हमारे सामने नहीं आती। ये वो नफ़रत है मौसीकार के लिए, म्यूज़िशियन के लिए, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए, एक गायक के लिए, कि जिसको मुआशरा गाने-बजाने वाला समझता है। और हुँ, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि फ़नकार स्टेज पे जब है,
तो हम्म, वो वाह-वाह समेट रहा है लोगों में। लेकिन जैसे ही वो स्टेज से उतरेगा, तो मुआशरा उसको वो इज़्ज़त, वो मकाम नहीं देता, हम्म, जो उसको मिलना चाहिए। मैं पोर्टलैंड में था, मुझे एक अमेरिकी साज़िंदा मिला वहाँ पे, और हम्म, वहाँ पे दुनिया भर से फ़नकार आए हुए थे। मेरा उसका तारुफ़ हुआ, तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? मैंने उसे बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसने मुझे कहा पाकिस्तान किन चीज़ों में मशहूर है? तो मैंने उसे बताया, यार हमारे पास गंदम की बड़ी फरावानी है, हमारे पास इंतहाई नायाब किस्म के चावल उगाए जाते हैं, काश्तकारी होती है, हमारे यहाँ जो है वो तांबे और सोने की कानें हैं बलूचिस्तान में। हम इस्लामिक जो स्टेट्स हैं उनमें वी आर द फर्स्ट कंट्री कि जो हमारे पास जो है एटमी कुव्वत है। और मैंने उसे बढ़ा-चढ़ा के पाकिस्तान का उसके सामने एक तस्वीर खींची, और जब उसने मुझे एक लाइन कही, जिसके बाद मैं उससे कुछ बोल नहीं सका। उसने मुझे कहा, यार ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन मैं पाकिस्तान को सिर्फ़ एक नाम से जानता हूँ, और वो नुसरत फ़तेह अली खां है। हाँ, बिल्कुल ठीक। और मैं उसकी ये बात सुन के बड़ा, मतलब मैं शशदर रह गया वहाँ पे। हम्म, सो हम्म, मैं यही समझता हूँ कि हम अक्सर जो कभी सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, अमन का पैगाम फैलाने की बात करते हैं, तो हमारे सामने जो फर्स्ट, जो हमारी लाइन बनती है, जो सफ़े अव्वल है, उसमें हमारे पास फ़नकार ही आते हैं। हम्म, जब अमन के ऊपर बात होगी, तो आप किसी ब्यूरोक्रेट को सामने नहीं लेके जा सकते, आपका कोई मिनिस्टर जाके बात नहीं कर सकता, आपकी सोसाइटी के फनकार काउंट होंगे वहाँ पे। क्या आज तक मेहदी हसन खान साहब का एक गाया हुआ कौमी नगमा जो है, ये वतन तुम्हारा है, हम्म, के मुकाबले पे कोई गायक गा सका कोई ऐसा तराना? अगर हम सिर्फ उस तराने की लाज रख लें और उनके मकबरे को बाकायदा एक शक्ल दे दें, हम्म। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई सफाई कोई कर दें, कम से कम जी, उससे साफ कर दें, उसके इर्द गिर्द जो ढेर इस वक्त जी। पड़े हुए हैं उन्हें दूर किया जाए। और बस पीर वैसे साहब, ऐसा है कि ये जो उस मकबरे पे जो हमें जो जो अलाइश और जो गंदगी का ढेर देखा है, ये बेसिकली वो खान साहब का मकबरा नहीं। मैं सुबह से ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा मुआशरा दफ़न हो रहा है, हमारा मुआशरा दफ़न हम्म, हो रहा है। और हमें हम्म, अगर इस मुआशरे में अमन पे बात करनी है, हमें इस हम्म, मुआशरे की तरबियत के लिए बात करनी है, तो सबसे पहले हमें मुआशरे में ये बात, ये नज़रिया सामने रखना होगा कि फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड जो लोग हैं, जो आपके फ़नकार हैं, यही आपकी कौम का, यही आपके मुल्क का सॉफ्ट इमेज हम्म। लोगों को दिखा रहे हैं, और यही आपका सॉफ्ट इमेज दुनिया में उसकी उसकी तब्लीग कर रहे हैं और उसको फैला रहे हैं। सो मैं बस इस नुक्ते पे कोई गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा। हाँ, नहीं, मैं आपकी उस फीलिंग को समझ सकता हूँ और मैं आपके उस गम और गुस्से को भी समझ सकता हूँ। और आपने दुरुस्त फरमाया खान साहब कि फनकार ही फनकार और फन ही किसी माशरे का पैमाना होते हैं, उस माशरे में होने वाली जो एवोल्यूशन है, जो ग्रोथ है, जो जो उसमें उसमें एक तनव्वुर पाया जाता है, जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो उस माशरे का हुस्न है, उसे रिफ्लेक्ट तो फिर ये आपके फनकार और उनका फन ही कर रहा होता है। जी, ये विजिबल पैमाने हैं, ये दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, ये महसूस होने वाली चीज़ें हैं, और आप इन चीज़ों के ज़रिए गेज करते हैं कि कौन-सा माशरा कितना पनप रहा है, कितनी उसमें ग्रोथ है और कितनी उसमें तरक्की पाई जाती है। जी। खान साहब, क्या समझते हैं आप कि ऐसे कौन से इक़दामात माशरा, इस सवाल के मैं 2-3 हिस्से करता हूँ। ऐसे कौन से इक़दामात हमें मिन हैसुल माशरा लेने की ज़रूरत है, बतौर रियासत लेने की ज़रूरत है और बतौर हुकूमत लेने की ज़रूरत है, कि जिससे हम कम से कम फ़न और फ़नकार को महफूज़ कर सकें, तरवीज दे सकें फ़न को, और अपनी एक जो अच्छी सॉफ्ट इमेज है जो हमारी कभी होती थी, हम उसे रीगेन कर सकें, हम उसे रिक्लेम कर सकें? सबसे पहले तो हमें इस ज़मीन से जुड़ी अक़दार को समझना होगा। ठीक। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी सकाफ़त क्या है? हुँ, हमारा कल्चर क्या है? हुँ, आपने देखा होगा कि बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में जो सकाफ़त से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो चेंज हुई। हुँ, मैं इसे अच्छा समझता हूँ कि वक़्त के साथ-साथ बदलाव जो है वो बेहतर है।
लेकिन जब आप अपनी मिट्टी से जुड़ी चीज़ों को भुला देंगे, हुँ, जब आपको सिंधी टोपी पहनते हुए या अजरक पहनते हुए आपको अजीब लगे और आप हुँ, एक ब्रांडेड कोट पहनते हुए आपको आपको खुशी महसूस हो, तो ये कोई अच्छी सूरत-ए-हाल नहीं है दिखने में। हुँ, तो ठीक। लोगों में, मुआशरे में सबसे पहले हमें मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने फरमाइए। अपनी जो कॉल की सेटिंग थी वो चेंज की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो व्हाट्सएप कॉल का मुझे नहीं पता कि कैसे उसको डिस्कनेक्ट किया कोई जा बात सकता है। कोई बात कोई बात आप सो फरमाइए। मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले हमें मुआशरे में लोगों को ये चीज़ें सिखाना होंगी, उनको ऐसे मौके फराहम करना होगा कि जहाँ आके वो उनको अपनी सकाफ़त को सीखने का मौका मिले। ठीक, उनको अपने कल्चर की पहचान हो। ठीक। जैसे हम सूबाई लेवल पे हुँ, पंजाबी ज़बान का दिन मनाते हुँ, हैं, सिंधी ज़बान का दिन मनाते हैं, जैसे हम सिंध डे मनाते हैं, केपीके डे मनाते हैं, हुँ, बलूची ज़ुबान का डे मनाते हैं। इस तरह हमें म्यूज़िक का जो दिन है, मौसीकी का जो दिन है, वो मनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमने हमें गुलजी का इतना काम है किया हुँ, हुआ, उनके नाम पे हमें कॉन्फ्रेंसेस करवानी चाहिए। हुँ, परवीन रकम साहब हमारे मुल्क का असासा थे, हुँ, खताब थे। हमें हुँ, उनके इतने बड़े उस्ताद थे, उनके नाम से हमें यहाँ पे एग्ज़िबिशन्स करवानी चाहिए। उनके हुँ, उनके काम को आगे लाना चाहिए, उनके काम से रिलेटेड जो बाकी लोग हैं, उनको आगे लाना चाहिए। हुँ, हमें नए से नए फ़नकार जो उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं कई ऐसे हुँ, फ़नकारों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी दरगाहों पे कव्वाली करते गुज़र गई, लेकिन उनको कोई नहीं जानता और हुँ, उनकी रोज़ी-रोटी का सिलसिला जो वो एक जुमेरात का दिन है, जहाँ पे हुँ, वो कव्वाली करेंगे और उनको जो नज़र न्याज़ में जो खानकाहों से मिल जाएगा, उसी पे उनका पूरा हफ़्ता हुँ, गुज़ारा होगा। हुँ, तो हमें थोड़ा-सा अपनी स्टेट को अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा-सा देखना होगा फाइन आर्ट्स के ऊपर। हुँ, स्टेट की तरजीह बड़े इदारे नहीं होने चाहिए, स्टेट की तरजीह फाइनल कंज़्यूमर या फाइनल हुँ, वो वो हस्ती होनी चाहिए, वो बंदा होना चाहिए, जो कहीं गुमनामी की ज़िंदगी में बैठा हुआ है। ठीक। बलूचिस्तान का बड़ा एक मशहूर साज़ है, सैरोज़। हुँ, हुँ, मेरा ख़्याल है वो बजाने वाले 1-2 लोग रह गए हैं मुल्क में। ऐसे ही, सारंगी नवाज़ हमारे पास 2 या 3 हैं इस वक़्त। सही। सो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। हमें सबसे हुँ, पहले अपने माशरे को ये एहसास देना होगा कि भई ये हमारा कल्चर है, हुँ, इसको सीखें। हुँ, मेरा एक फ्रांस से आया स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे साल डेढ़ साल रहा और उसने सितार सीखी और हुँ, वो पूरा साल ऑब्ज़र्व करता रहा कि मेरे हुँ, पास यहाँ मेरा अपना कोई स्टूडेंट इस मिट्टी से रिलेटेड लोग जो हैं वो कम सीख रहे हैं सितार और फ़ॉरेनर्स जो हैं वो ज़्यादा सीख रहे हैं। हुँ, तो उसने जाते हुए एक बात की कि खान साहब मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपकी अगली नस्लें शायद सितार सीखने वेस्ट का रुख करें। लंदन हुँ, जाएँ, फ्रांस जाएँ या हुँ, अमेरिका जाएँ, क्योंकि यहाँ पे हुँ, तो ये साज़ दम खत्म तोड़ हो रहा रहे हैं। है, दम तोड़ रहा सो है, रुझान दम जो पीर साहब सिचुएशन है, जो हुँ, सूरत-ए-हाल है वो बड़ी नाज़ुक है। हमारे हुँ, अपने कल्चर को लेके, हमारी अपनी चीज़ों को लेके, हमारी अपनी रिवायात को लेके, हमारी अपनी हुँ, सकाफ़त को लेके। बिल्कुल सो ऐसे। आई गॉट मैनी अपॉर्च्युनिटीज़ बट लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैंने स्कूल का इनिशिएट किया और हुँ, यहाँ पे रह के इस्लामाबाद में काम करने की वजह ये थी कि यार मैं अपनी जो एक ज़िम्मेदारी है वो पूरी कर सकूँ और जो मेरा मज़मून है मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ हिस्सा डाल सकूँ। हुँ, तो उम्मीद है देखें टैलेंट है, टैलेंट से भरपूर ये खित्ता है, सूफ़ीज़्म से, मोहब्बत से ये खित्ता भरपूर है। लेकिन बस इनको साज़ का एक तार जो है ना, वो छेड़ना सिखाना है, फिर देखिए कि यहाँ से ताज्जुब कैसे ख़त्म होता है, यहाँ से शिद्दत पसंदी कैसे ख़त्म होती है। बिल्कुल और ऐसे। देखिए बिल्कुल ऐसे। क्या इसमें इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका खान साहब। हमारा चूँकि फ़ॉर्मेट 30 मिनट्स का है, तो हमें इस गुफ्तगू को यहाँ वाइंड अप करना पड़ेगा। किसी और दिन, जी, किसी और नशिस्त में ज़रूर बैठेंगे और जी, आपका शुक्रिया, आप हमेशा वक़्त देते हैं और आप आपसे जब भी बात होती है, सीखने का मौका मिलता है। इस मौके बहुत को शुक्रिया। इस्तेमाल करते हुए मैं जो हमारे देखने सुनने वाले हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि फ़न के साथ जुड़ें,
फ़नकारों के साथ जुड़ें, अपने वजूद के जो अ, खूबसूरत और नफ़ीस जज़्बात, एहसासात और सलाहियतें हैं, उन्हें पहचानें, उन पे काम करें, उन्हें पॉलिश करें। और इसके साथ-साथ अभी कोरोना मौजूद है, स्टिल कोरोना इज़ देयर, और ज़िंदगी बहुत कीमती है। एहतियात करें, मिलने-जुलने में एहतियात करें, पब्लिक गैदरिंग्स में एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखें, हाथ धोएँ, सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने लिए करें, अपने घरवालों के लिए करें, बच्चों, बुज़ुर्गों के लिए करें और अपने माशरे के लिए करें। आप तमाम का बहुत शुक्रिया खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक अस्सलाम वालेकुम। यू।